बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेहतरीन कविता सरोज स्मृति, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। अब तक हम कुल इसके 7 पदों को पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 8वें पद को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर करिए और हमारे फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको चैनल के अबाउट पेज में जाकर वहां उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी की जाती है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रचनाओं के PDF उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरोज स्मृति कविता, पद संख्या 8। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ व्यस्त लिखता। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता। अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद। वापस कर देते उत्तर पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति 2 में उत्तर। लौटी लेकर रचना उदास, ताकत हुआ मैं दिशा काश। तर प्रांतर में दीप प्रहर व्यतीत करता था गुनगुन कर। संपादक के गुण यथा अभ्यास, घास की नोचता हुआ घास। अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। याद है दिवस की प्रथम धूप, श्री पड़ी हुई तुझ पर सुरूप। खेलती हुई तू परी चपल, मैं दूर स्थित प्रवास से चल। 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख। था गया हुआ बैठा बाहर, आंगन में फाटक के भीतर। मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथ। पढ़ लिखे हुए सुबह 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह। खंडित करने का भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंक। बेहतरीन कविता इनकी है, जो इनका शोक गीत है सरोज स्मृति का। यहाँ पर हम प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर निराला जी ने उस समय का वर्णन किया है जब सरोज अल्पायु में अर्थात बहुत कम उम्र की बच्ची थी, और उनकी कविताओं को संपादक गण सधन्यवाद लौटा दिया करते थे। अब यहाँ पर हम व्याख्या देखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष देखा, उन संघर्षों को उन्होंने अपने कविताओं में लिखा हुआ है। व्याख्या देखते हैं। कवि निराला कहते हैं कि मैं उन दिनों की काव्य रचना में बेकार ही व्यस्त रहा करता था और अपनी कविताओं की रचना मुक्त छंद, ठीक, निराला ने मुक्त छंद में ही रचनाएं की हैं, तो मेरी उन कविताओं को शुष्क प्रवृत्ति के संपादक गण लौटा दिया करते थे और उनके साथ 1-2 पंक्तियों में संक्षिप्त सा उत्तर भी दे देते थे कि अपनी रचनाओं को वापस पाकर मैं उदास हो उठता था। शून्य भाव से दिशाओं या आकाश की ओर ताकता रहता था। मैं किसी कोने में बैठकर संपादक के गुणों के बारे में गुनगुनाता हुआ लंबे प्रहरों को जैसे तैसे अर्थात दिनों के जो समय हैं उनको व्यतीत करता था। अज्ञात रूप से मैं घास को नोच कर इधर उधर फेंकता रहता था। व्यक्ति जब किसी चिंतनीय अवस्था में रहता है तो इसी कार्य को करता है। अगर वह किसी घास या भूमि के पास बैठा है तो इधर उधर फेंकता रहता था। मानो इस प्रकार मैं उन पर अपने भावों की पूजा चढ़ाया करता था। बनने वाले प्रश्न हैं यहाँ पर। तदंतर कवि कहता है कि मुझे आज भी वही घड़ी भली प्रकार याद है जब तुझ पर दिवस की प्रथम सुंदर धूप पड़ रही थी और तू सरलता पूर्वक इधर उधर खेलती रहती थी। मैं 2 वर्ष के प्रवास के पश्चात तुझे अर्थात तुमको, अपनी पुत्री को सरोज को देखने की कामना से ससुराल लौटकर आया था। जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी तो वह अपनी नानी के पास ही पली बढ़ी थी। तो 2 वर्ष पश्चात यहाँ पर निराला जी आते हैं उसे देखने के लिए, और फाटक के भीतर वाले आंगन में बैठा हुआ था। वे मूढ़े पर बैठकर अपनी जन्म कुंडली को हाथ में लेकर उस कुंडली में अंकित अपने जीवन की कहानी पढ़ रहा था।
जन्म कुंडली में लिखे इस तथ्य को पढ़कर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि मेरे 2 विवाह होंगे और मेरे हृदय में इस बात की प्रबल इच्छा थी कि मुझे अपने भाग्य के लेख को मिटा डालना चाहिए। अपनी इस इच्छा के कारण ही मैं भविष्य के प्रति निशंक भाव से देख रहा था। बनने वाले प्रश्न यहाँ पर है पंक्तियों में, विशेष ध्यान दें आप। अब चलें 8वां पद पढ़ते हैं कि इनसे पहले आत्मी स्वजन स्नेह सस्नेह कर चुके थे जीवन, सुखमय होगा विवाह कर लो जो पढ़ी लिखी हो सुंदर। आए ऐसे अनेक परिणय पर विदा किया मैंने सविनय, सबको जो अड़े प्रार्थना भर नैनों में पाने को उत्तर। अनुकूल उन्हें जब कहा निडर मैं हूं मंगली मुझे सुनकर। मुड़े सुनकर इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी हतोत्साह होने को न था। पड़ी अड़चन आया मन में भर आकर्षण, उन नैनों का सासू ने कहा वे बड़े भले जन है भैया। एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 हो तो वर की उम्र है ठीक ही, लड़की भी 18 की है। तो यहाँ पे देखिए बनने वाला प्रश्न है कि निराला की उम्र कितनी थी, तो उनकी वर्ष 26 वर्ष थी और उनका जो विवाह हो रहा था दूसरा, उस समय उस कन्या की उम्र कितनी थी, तो उसकी थी 18 वर्ष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा वे नहीं कर रहे ब्याह आहा, है सुधर रहे है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वजन, है बड़े नाम उनके शिक्षित, लड़की भी रूपवती समुचित। आपको यही होगा कि कहे हर तरह उन्हें वह सुखी रहे, आएंगे कल दृष्टि भी शिथिल, आएंगे कल दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तू खिल खिल खिल। हंसती मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। कुंडली दिखा बोला ए लो, कुंडली दिखा बोला ए लो, आई तू दिया कहा खेलो। वह स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासू जी रहस्य सुमित सुवेश, आई करने को बातचीत जो कल होने वाली अजीत। संकेत किया मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, तू बैठी सच्चित टुकड़ों पर, देखने लगी वे विस्मय भर। बहुत ही बेहतरीन की पंक्तियां, किस प्रकार से अपने दुखों और जीवन को उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पर प्रसंग हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि अपनी सास की ओर से पुनः विवाह कर लेने पर अधिक जोर देने की दशा में निराला जी ने अपनी जन्म कुंडली अबोध सरोज को सौंप दी थी। सरोज ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, अर्थात अपनी बच्ची को सौंप दी थी। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं हम। कवि कहता है कि इससे पूर्व मुझसे बहुत से सगे संबंधी यह कह चुके थे कि किसी पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की के साथ दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारा जीवन तभी कहीं जाकर सुखमय सिद्ध होगा। कवि कहता है, अर्थात निराला जी कहते हैं कि मेरे पास ऐसे ही अनेक प्रस्ताव आए थे, किंतु मैंने उनको लौटा दिया था और ये लोग विवाह की प्रार्थना लेकर अड़ गए थे और मेरा अनुकूल उत्तर पाने का हट करने लगे थे। तो मैंने उनसे निडरता पूर्वक कह दिया कि मैं मंगली हूँ। ठीक, यहाँ पर निराला ने अपने आप को क्या कहा कि मैं मंगली हूँ, और वे निराश लौट गए। इस बार एक ऐसा विवाह प्रस्ताव आया जो किसी भी प्रकार से पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था, अर्थात उस पर मंगली बताने का भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। जब मेरी सास ने वधू पक्ष की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि भैया वे लोग बड़े ही सज्जन हैं, तो मेरे मन में भी कुछ कुछ आकर्षण बढ़ गया। सास ने बताया कि ये लोग कह रहे थे कि लड़की इंट्रेंस अर्थात हाई स्कूल पास है। लड़की क्या पास है? हाई स्कूल पास है। वर की आयु 26 वर्ष है, जो भी बताया गया है आपको, और लड़की की आयु 18 वर्ष। अतः आयु की दृष्टि से भी यह संबंध ठीक ही है। किसी ने बताया कि वे लोग फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें यह देखकर आश्चर्य है, वे अर्थात निराला अपना दूसरा विवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, समाज में उनका बहुत नाम है।
हमारी लड़की भी शिक्षित है और सुंदर है। आपके लिए अर्थात सास के लिए यह बात उचित होगी कि वे निराला जी पर विवाह के लिए दबाव डालें, जिससे कि उनका विवाह सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। हम कल पुनः आएंगे, यह कहकर हाई स्कूल पास लड़की के अभिभावक चले गए थे। अब आगे देखते हैं। पंक्तियां देखिए बड़ी हैं तो व्याख्या उसी प्रकार से है, तो आपको संपूर्ण व्याख्या जरूर पढ़नी चाहिए। तो कवि अपनी दिवंगत पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इसके पश्चात तू खिलखिलाकर हंसती हुई, जिससे मेरी दृष्टि से पूर्व जो शिथिलता आ गई थी, अर्थात मैं अपना पुनः विवाह करने के बारे में कुछ सहमत सा होने लगा था, तुझको देखकर सजग हो उठा, अर्थात रुक गया। इस निर्णय पर पहुंच गया कि मेरे लिए विवाह बंधन में ग्रस्त होना तेरी दृष्टि से अर्थात सरोज की दृष्टि से उचित नहीं होगा। इसी कारण के वशीभूत होकर मैंने तुझको अपनी कुंडली दिखाते हुए कह दिया कि लो इससे खेलो, अर्थात उन्होंने अपनी पुत्री को अपनी कुंडली दे दी। इसके पश्चात स्नान आदि कृत्यों से निपटकर अर्थात निवृत्त होकर सासू जी जो थी की खुले हुए केसों से रहस्यमयी हंसी हंसते हुए मेरे बातचीत करने आई, अर्थात उनसे बातचीत करने आई कि कल जो विवाह संबंध निश्चित होने था उसके विषय में बातचीत करने आई थी। तो मैंने बिना किसी प्रकार की उदासी व्यक्त करते हुए उस ओर संकेत कर दिया कि तुम फटी हुई जन्म कुंडली के साथ खेल रही थी। ये आश्चर्य में प्रस्त होकर देखने लगी कि तुम मेरी कुंडली को फाड़कर उसके टुक बैठी हुई थी। तो यहाँ तक आपकी ये 8वें पद की व्याख्या कंप्लीट हुई। अब अगला पद हम देखते हैं 9वां। इसके पहले के पदों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूजीसी नेट की कविता इकाई 5 की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ा चढ़न, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्यकाल की केलियां, बाल्य की केलियों का प्रांगण, करपार कुंज तारुण सुधर, आई लावण्य भार थर थर, कापा कोमलता का सस्वर, ज्यो मलकौरा नववीड़ा पर, नैन स्वप्न ज्यो तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कापी भर निज आलोक भार, कापा बन कापा दिक प्रसार, परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कली किसलय दल, क्या दृष्टि अतल की शक्तिधार, क्या दृष्टि की अतल शक्तिधार क्यों, ज्यो भोगवती उठी अपार, जल टलमल करता नील नील, उमड़ता ऊधर्व कोकल सलील, पर बंधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों से साथ साथ। अब इसकी हम प्रसंग देख लेते हैं इसका, फिर उसकी व्याख्या देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वपुत्री के किशोरावस्था में प्रवेश करने का वर्णन किया है, अर्थात उसके रूप सौंदर्य के यहाँ पर वर्णन हुआ है। व्याख्यान देखते हैं कि कवि कहता है, अर्थात निराला जी कहते हैं कि हे पुत्री, तदंतर तुम धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते हुए बाल्यावस्था को पार करके युवा अवस्था के निकुंज में पदार्पण कर गई, अर्थात प्रवेश कर गई। तेरे शरीर में यौवन का सौंदर्य घर घर कांपने लगा, अर्थात तुझ में युवा अवस्था जैसी चंचलता आ गई। तेरी आवाज ऐसी थी मानो नौवीड़ा पर मालकोस के कोमल स्वर झंकृत हो उठे, अर्थात वीणा की जो तारे होती हैं उस पर स्वर झंकृत हो उठे। तू रात्रि के सुकुमार स्वप्न में से प्रस्फुट होने वाली उषा की तू जागरण छंद लेकर किशोर अवस्था में प्रवेश कर गई। तू अपने सौंदर्य के भार से कांप उठी। तेरे उस उज्जवल सौंदर्य का स्पर्श प्राप्त करके समस्त दिशाएं और उपवन
प्रकंपित हो उठे अर्थात कंपन करने लगे। संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, वृक्ष, कलियां और कोयले तेरे उस सौंदर्य से सौंदर्यशाली बनकर तेरे सौंदर्य का परिचय प्रदान करने लगे। तेरी दृष्टि में अतल की शक्ति धारा अर्थात जलधारा नदी के रूप में प्रसूत हुई जन्म ली अथवा कीड़ामग्न नील जल टलमल टल अर्थात दल में मल अर्थात मधुर ध्वनि करता हुआ ऊपर की ओर उमड़ता चला आ रहा था। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि इस प्रकार से तुम्हारी युवा अवस्था उठी जैसे मान लो कि पृथ्वी के अंदर से कोई जलधारा निकल रही है और वह नदी का रूप ले ली है और उसमें जो लहरें हैं वो इस प्रकार से चल रही हैं जैसे वो एक दूसरे से मान लो खेल रही हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर निराला जी कहना चाह रहे हैं। आगे है किंतु तेरे धारा रूपी शरीर में दिव्य बांध में बंधी हुई थी। तेरी शरीर जो है वह धारा रूपी बांध में बंधी हुई है। तो अभिप्राय यह है कि तेरा जो श्वसन रूपी धारा सदा संयमित रहती थी उसमें दिव्यता और पावनता थी और उस पर यह उक्ति चरितार्थ नहीं होती है कि कीते ना अवगुण जग करे न चढ़ती बार। तेरी दृष्टि से कभी कभी इस तथ्य को हल्की सी झलक मिल जाती थी। तू युवा अवस्था में पदार्पण कर चुकी थी अर्थात प्रवेश कर चुकी थी। ठीक है, उन्होंने अपनी सरोज की युवा अवस्था की तुलना किससे की है? नदी की धाराओं से की है और वह नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है? पृथ्वी के गर्भ से। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसका विशेष अर्थात विशेष सौंदर्य देख लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। और कवि निराला को महाप्राण और युगांतकारी कवि कहा जाता है। अपनी पुत्री की युवा अवस्था का वर्णन करके निराला जी वास्तव में अपनी महाप्राणता का परिचय प्रस्तुत किया है। धीरे धीरे, थरथर और मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो मित्रों आपको पता होगा शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। कुंज और तारुण में रूपक अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर ज्यो मालकोश में तथा नैस स्वप्न ज्यो में उपमालंकार है। कापी दल में मानवीकरण है, मानवीकरण किया गया यहाँ पे। क्या दृष्टि अपार में दृष्टांत अलंकार है और जल टलमल नील में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, शब्दों अक्षरों की आवृत्ति हुई है। परबंधी बांध में रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से आपका 9वां पद कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, हमें अलंकारों को जरूर देखना है कि किस अलंकार की प्रस्तुति हुई है। एनटीए में द्वारा पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे हम बढ़ते हैं, 10वां पद है हमारा। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, हर पिता कंठ को दृप्त धार, उत्कलित रागनी की बहार। जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, यहाँ पर देखिए अपनी पुत्री को तन्वी कहा है। मेरे स्वर की रागनी, वह रागनी भी कहा है। साकार हुई दृष्टि में सुधर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर, शिक्षा के बिना बना वह स्वर, न शिक्षा के बिना बना वह स्वर है सुना न अब तक पृथ्वी पर। जाना बस पिक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड़ में जब सक्षम, होती उड़ने को अपना स्वर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। अब यहाँ पर हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। यूजीसी नेट की अन्य इकाइयां अभी आपके चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उन्हें जाकर देखें, पढ़ें, समझें और अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर करें। तो चलिए प्रसंग आप देखते हैं। हम प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी दिवंगत पुत्री अर्थात सरोज की सौंदर्य सुषमा का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं हम कि कवि कहता है कि हे पुत्री, तेरी वाणी में अपनी माता की वाणी का माधुर्य, पिता के स्वर का ओज विद्यमान है। इस प्रकार माता के स्वर की माधुर्य और पिता के ओज के कारण तेरी स्वर लहरें बड़ी सुंदर रागनियों के रूप में खिली रहती थी। तू जन्म से ही
उच्च कोटि की गायिका थी। तेरी स्वर लहरी को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो मेरे स्वर की आग अर्थात तीव्रता तेरे स्वर में साकार हो गई और तू हो गई। तेरी स्वर लहरी को सुनकर मुझे इस तथ्य का ज्ञान हो गया कि पैतृक संस्कारों का संतान के जीवन में कैसा अटूट प्रभाव पड़ा करता है। अर्थात भाव यहाँ पे क्या कह रहे हैं सरोज के लिए निराला जी, कि सरोज के स्वर में अपनी माता और पिता की स्वर जैसी तीव्रता के कारण ही निराला यह विश्वास करने लगे कि संतान को परंपरागत संस्कारों का जो विरासत है वह मिलने की बात सच है। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत चलती है, चाहे वो आवाज की हो या किसी गुणों की। तभी तो सरोज किसी प्रकार की संगीत शिक्षा न दिलाने ऐसा विलक्षण स्वर था कि निराला कहते हैं कि संगीत की शिक्षा के अभाव में भी इस प्रकार की उत्तम स्वर साधना मुझे पृथ्वी पर अन्यत्र देखने को मिली ही नहीं। तुम्हारे स्वर को सुनकर तो मुझे उस कोयल के बच्चे के स्वर की याद आ जाती है। तो मतलब अपनी सरोज के स्वरों की तुलना उन्होंने कोयल से की है, जो अन्य अर्थात बेसुरे कौवों के घोंसले में भी पलने पर भी अब उड़ने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, तो अपने सुरीले स्वर से दिशाओं को गुंजारित कर देता है। अर्थात कहीं भी उसका निवास स्थान बने, लेकिन जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी योग्यता है, गुण है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे विशेष में यही देखते हैं कि जाना और प्रांतर में दृष्टांत अलंकार है। तो इस प्रकार आपके कुल 10 पद पूरे हो गए हैं। इसमें लगभग कुल 15 है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां पर इन पदों को कंप्लीट कराया जाएगा। और इसके पहले के पदों को देखने के लिए अर्थात 1 नंबर से लेके लगभग 6 नंबर तक के पदों को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर लिस्ट पड़ी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।